एक दिन कॉलेज के बाद अनन्या अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रही थी। उसने अपने पापा को फोन किया और कहा, पापा मुझे पिक करने आइए ना, मैं थक गई हूं। थोड़ी देर बाद एक काली रोल्स रॉयस कार कॉलेज के गेट पर रुकी। मिस्टर खुराना कार से उतरे और अनन्या को लेने आगे बढ़े। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी, जो अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। मिस्टर खुराना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे जल्दी से आरव के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, आरव सर, आप यहां? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए कार भेज देता। अनन्या ये देखकर हैरान हो गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो वो गरीब लड़का है ना जो हमारी क्लास में है। आरव ने मिस्टर खुराना को चुपके से इशारा किया और कहा, अभी चुप रहिए, मैं अपना राज अभी नहीं खोलना चाहता, आप यहां से चले जाइए। मिस्टर खुराना चुपचाप वापस कार में बैठ गए, लेकिन अनन्या के दिल में एक सवाल उठने लगा, ये लड़का असल में कौन है? उसने अपने पापा से पूछा, पापा आपने उस लड़के के सामने क्यों हाथ जोड़े, वो कौन है? मिस्टर खुराना ने कहा, अनन्या अभी इसका वक्त नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अनन्या का मन नहीं माना। उसने आरव के बारे में जानने की ठान ली। एक दिन सुबह के 9 बजे हुए थे। मुंबई की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। सूरज की पहली किरणें शहर के ऊंचे ऊंचे टावरों के बीच से छनकर सिंघानिया हवेली के विशाल बगीचे में पड़ रही थीं। यह हवेली मुंबई के सबसे पॉश इलाके मरीन ड्राइव के पास समुद्र के किनारे बनी थी। हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में एक बड़े से शीशे के सामने 28 साल का आरव सिंघानिया खड़ा था। आरव का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह एक साधारण सी सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था, जो उसकी अमीरी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उसके सामने एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उसके पिता स्वर्गीय रविंदर सिंघानिया मुस्कुराते हुए खड़े थे। रविंदर सिंघानिया ने अपने दम पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज को देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया था, लेकिन आज से 2 साल पहले एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। आरव ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से उस पर उंगलियां फेरी। उसके पिता की एक बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, आरव, आरव, लोग तुम्हारी दौलत और रुतबे को देखकर तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी असली भावनाओं को जानने के लिए अपनी असलियत को छुपा कर देखो। यह बात आरव के दिल में गहरे तक उतर चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में देखा था कि लोग उसके पैसे और स्टेटस के पीछे भागते थे, न कि उसके असली व्यक्तित्व के लिए। पापा आप सही हैं, आप सही थे, आरव ने धीरे से कहा, जैसे वह तस्वीर से बात कर रहा हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे होते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि बिना मेरे नाम और दौलत के लोग मुझसे कैसा व्यवहार करते हैं। उसने ठान लिया था कि वह एक साधारण जिंदगी जीकर देखेगा। उसने मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज प्रीमियर एकेडमी ऑफ बिजनेस में मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लिया, लेकिन उसने अपनी असलियत को छुपाने का फैसला किया। वह साइकिल पर कॉलेज जाता, सस्ते कपड़े पहनता और एक गरीब लड़के की तरह रहता। उसने अपने ड्राइवरों, नौकरों और यहां तक कि अपने करीबी दोस्तों को भी इस राज को किसी से न बताने की हिदायत दी थी। आरव ने अपने कमरे की अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना सा बैग निकाला। उसने अपने डिजाइनर सूट्स और महंगे जूतों को एक तरफ रखा और एक साधारण सी चप्पल पहनी। उसने अपने आप को शीशे में देखा और मुस्कुराया। आज से मैं सिर्फ आरव हूं, उसने कहा। न कोई सिंघानिया, न कोई सीईओ, बस एक साधारण सा लड़का। मुंबई के एक अन्य शानदार इलाके खुराना पैलेस अपनी भव्यता में डूबा हुआ था। यह हवेली सिंघानिया हवेली से कम नहीं थी। इसके विशाल गेट, सोने की किनारी वाली दीवारें और बगीचे में खिले विदेशी फूल इसकी अमीरी की गवाही देते थे। इस घर में रहती थी 24 साल की अनन्या खुराना, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती किसी को भी मोह लेती थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल हवा में लहराते थे और उसकी गहरी भूरी आंखें किसी का भी ध्यान खींच लेती थीं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कमी थी, उसका घमंड। अनन्या अपने पिता राकेश खुराना की सबसे बड़ी बेटी थी। राकेश खुराना कॉरपोरेशन के मालिक थे, जो देश की जानी मानी कंपनियों में से एक थी। अनन्या को अपने पैसे, रुतबे और स्टेटस पर बहुत गर्व था। वह डिजाइनर कपड़े पहनती, महंगी गाड़ियों में घूमती और हर किसी को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसके पिता ने उसे और उसकी छोटी बहन मायरा को कभी वह प्यार नहीं दिया जो एक बच्चा अपने माता पिता से चाहता है। अनन्या का बचपन वैभव में बीता था, लेकिन प्यार की कमी ने उसे कठोर बना दिया था। उसने इस खालीपन को अपने घमंड से भरने की कोशिश की थी। वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में रानी की तरह बर्ताव करती थी।
उसकी छोटी बहन 20 साल की मायरा भी उसकी तरह घमंडी थी। दोनों बहनें प्रीमियर एकेडमी और तब बिजनेस में अपनी एक अलग दुनिया में रहती थी, जहां गरीब लोगों के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं थी। मायरा, आज मुझे कॉलेज में सबसे अलग दिखना है, अनन्या ने अपने कमरे में तैयार होते हुए कहा। उसने एक डिजाइनर लहंगा चुना जो उसने पिछले हफ्ते पेरिस से मंगवाया था। मायरा ने हंसते हुए कहा, दीदी, तुम तो हमेशा सबसे अलग दिखती हो, कॉलेज में कोई तुमसे टक्कर नहीं ले सकता। अनन्या ने शीशे में अपने आप को देखा और मुस्कुराई। हाँ मायरा, ये मेरा कॉलेज है और मैं यहाँ की रानी हूँ। प्रीमियर एकेडमी ऑफ बिजनेस का पहला दिन था। कॉलेज का कैंपस मुंबई के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक में बसा था, जहां हर कोना आधुनिकता और वैभव का मिश्रण था। आरव एक पुराने से कुर्ता पायजामा में एक साधारण बैग कंधे पर लटकाए साइकिल पर कॉलेज के गेट पर पहुंचा। उसकी साइकिल की चेन थोड़ी ढीली थी और उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। कॉलेज के गेट पर अनन्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। उसने अपने डिजाइनर सनग्लासेस को थोड़ा नीचे किया और आरव को देखकर हंसते हुए अपने दोस्तों से कहा, ये देखो, ये कौन सा गांव से आया है, साइकिल पर कॉलेज आ रहा है और कपड़े तो देखो बिल्कुल बाजार से उठाए हुए। उसके दोस्त भी हंसने लगे। आरव ने यह बात सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी साइकिल को एक कोने में खड़ा किया और चुपचाप क्लास की ओर बढ़ गया। उसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने अपने आप से कहा, आरव, ये वही लोग हैं जो तेरी असलियत नहीं जानते। इनका असली चेहरा देखने का वक्त आएगा। क्लास में आरव सबसे पीछे की बेंच पर बैठा। प्रोफेसर ने सभी नए छात्रों का स्वागत किया और कोर्स के बारे में बताया। अनन्या अपने दोस्तों के साथ आगे की बेंच पर बैठी थी और वह बार बार पीछे मुड़कर आरव को देखती और अपने दोस्तों से हंसते हुए कुछ कहती। आरव ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया और अपने नोट्स बनाने में व्यस्त रहा। क्लास के बाद कैंटीन में आरव अपना खाना खा रहा था, एक साधारण सी रोटी और आलू की सब्जी। अनन्या अपने दोस्तों के साथ वहां आई और आरव को देखकर जोर से हंसने लगी। देखो, यह गरीब लड़का यहाँ बैठा है, इसका खाना तो देखो बिल्कुल ढाबे जैसा। तुम्हें यहां बैठने की जरूरत नहीं, जाओ किसी सड़क किनारे खा लो। उसके दोस्त भी हंसने लगे। आरव के दिल में एक तेज चुभन हुई, लेकिन उसने अपना सिर झुकाया और चुपचाप खाना खाता रहा। तभी एक लड़का, रोहन मेहरा, आरव के पास आया और बैठ गया। रोहन कॉलेज का एक और छात्र था जो आरव की सादगी से प्रभावित था। उसने कहा, आरव, तू ये सब क्यों सह रहा है? इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देता? आरव ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, जवाब देने का वक्त आएगा। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग असल में कैसे होते हैं। प्रीमियर एकेडमी ऑन बिजनेस में पहला सेमेस्टर अपने चरम पर था। कॉलेज का माहौल उत्साह और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था। प्रोफेसर शर्मा, जो अपने सख्त स्वभाव और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा की। यह प्रोजेक्ट कॉलेज के वार्षिक बिजनेस फेस्ट का हिस्सा था, जहां छात्रों को एक वास्तविक कंपनी की समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान प्रस्तुत करना था। प्रोफेसर ने ग्रुप्स बनाए और संयोग से आरव सिंघानिया और अनन्या खुराना को एक ही ग्रुप में रखा गया। अनन्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रोफेसर से कहा, सर, मुझे इस साइकिल वाले लड़के के साथ क्यों काम करना पड़ रहा है? मैं अकेले ही प्रोजेक्ट को बेहतर कर सकती हूं। प्रोफेसर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, नन्या, यह प्रोजेक्ट टीम वर्क का हिस्सा है, तुम्हें आरव के साथ काम करना होगा। अनन्या ने गुस्से में होंठ सिकोड़े और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पहली ग्रुप मीटिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। अनन्या अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंची और अपने आरव को देखकर तंज कसा, तुम बस मेरी बात सुनो और जो मैं कहती हूं वही करो। तुम जैसे गरीब लड़के को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके दोस्त हंसने लगे और लाइब्रेरी की शांति में उनकी हंसी गूंज उठी। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया और अपने नोट्स निकाले। उसने प्रोजेक्ट के लिए दी गई कंपनी का डेटा पढ़ना शुरू किया। कंपनी एक मध्यम आकार की टेक्सटाइल फर्म थी जो पिछले कुछ सालों में घाटे में चल रही थी। प्रोजेक्ट का लक्ष्य था कि इस कंपनी के लिए एक नई मार्केटिंग रणनीति बनाई जाए। अनन्या ने तुरंत अपने विचार रखे। हम एक हाई एंड डिजाइनर कलेक्शन लॉन्च करेंगे। ये आजकल का ट्रेंड है। लोग डिजाइनर कपड़ों के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा, अनन्या, लेकिन डेटा दिखाता है कि इस कंपनी का टारगेट मार्केट मिडिल क्लास परिवार है। डिजाइनर कलेक्शन उनके लिए महंगा होगा। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो किफायती हो लेकिन आकर्षक भी। अनन्या ने उसकी बात को तुरंत खारिज कर दिया। तुम क्या जानते हो मार्केटिंग के बारे में?
तुम तो साइकिल पर घूमते हो, बस मेरी बात मानो। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, आरव की बुद्धिमत्ता और मेहनत सामने आने लगी। उसने कंपनी के डेटा का गहराई से विश्लेषण किया, बाजार के रुझानों को समझा और एक ऐसी रणनीति प्रस्तावित की जिसमें किफायती लेकिन स्टाइलिश कपड़ों की एक नई रेंज लॉन्च की जाए, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट किया जाए। उसने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन तैयार किया जिसमें हर छोटी बड़ी बात को शामिल किया गया था, लागत, टारगेट ऑडियंस और प्रचार के तरीके। जब ग्रुप ने प्रोफेसर के सामने प्रेजेंटेशन दिया तो आरव ने अपनी बात इतने आत्मविश्वास और स्पष्टता से रखी कि प्रोफेसर शर्मा भी प्रभावित हो गए। अनन्या, जो शुरू में प्रेजेंटेशन को लीड करने वाली थी, चुपचाप सुनती रही। जब प्रोजेक्ट को कॉलेज में पहला पुरस्कार मिला तो अनन्या के मन में पहली बार आरव के लिए थोड़ी सी इज्जत जगी। उसने सोचा, यह लड़का इतना साधारण दिखता है लेकिन इसमें कुछ तो खास है। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद कॉलेज में बिजनेस फेस्ट का आयोजन हुआ। फेस्ट में तरह तरह के स्टॉल्स, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और बिजनेस क्विज थे। अनन्या अपने दोस्तों के साथ रानी की तरह घूम रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार आरव पर जा रही थी। वह अपने दोस्त रोहन मेहरा के साथ एक स्टॉल पर खड़ा था, जहां वह कुछ किताबें देख रहा था। अनन्या ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, यह लड़का किताबें देख रहा है, शायद इसे कुछ सस्ता चाहिए होगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा तंज नहीं था। फेस्ट के बाद, एक दिन कॉलेज के बाद, अनन्या अपने दोस्तों के साथ गेट पर खड़ी थी। उसने अपने पापा राकेश खुराना को फोन किया, पापा मुझे पिक करने आइए ना, मैं थक गई हूं। कुछ ही देर में एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस कार कॉलेज के गेट पर रुकी। राकेश खुराना कार से उतरे और अनन्या की ओर बढ़े। तभी उनकी नजर आरव पर पड़ी, जो अपनी साइकिल पर घर जा रहा था। राकेश खुराना के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वह तेजी से आरव के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, आरव सर, आप यहां? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके लिए कार भेज देता। अनन्या ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो वो साइकिल वाला लड़का है ना जो हमारी क्लास में है। आरव ने राकेश खुराना को चुपके से इशारा किया और धीरे से कहा, अभी चुप रहिए मिस्टर खुराना, मैं अपना राज अभी नहीं खोलना चाहता, आप यहां से चले जाइए। राकेश खुराना ने सिर हिलाया और चुपचाप कार में बैठ गए। लेकिन अनन्या के मन में एक तूफान सा उठने लगा। उसने सोचा, यह लड़का कौन है? मेरे पापा इसे क्यों इतना सम्मान दे रहे हैं? अगले दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनन्या और आरव एक साथ बैठे थे। अनन्या ने आरव से सीधे पूछा, तुम असल में कौन हो? मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो तुम देख रही हो, एक साधारण सा लड़का। तुम्हारे पापा शायद मुझे किसी और के लिए समझ बैठे। अनन्या को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी शांत आवाज और सच्चाई से भरी आंखों ने अनन्या के दिल को छू लिया। उसने सोचा, इस लड़के में कुछ तो है, ये इतना साधारण क्यों दिखता है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है। उस दिन के बाद अनन्या ने आरव के साथ थोड़ा और वक्त बिताना शुरू किया। वह उससे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती और धीरे धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी। कॉलेज का वार्षिक फेस्ट एक बार फिर आ गया। इस बार फेस्ट और भी भव्य था, जिसमें म्यूजिक, डांस और एक ग्रैंड गाला डिनर का आयोजन था। आरव ने इस बार फेस्ट में हिस्सा लिया और एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहां उसने अपने हाथ से बने कार्ड्स और छोटे छोटे गिफ्ट्स रखे थे। उसने अनन्या के लिए खास तौर पर एक कार्ड बनाया था, जिसमें उसने लिखा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे कीमती है। फेस्ट के आखिरी दिन जब अनन्या अपने दोस्तों के साथ स्टॉल्स देख रही थी, आरव ने उसे वह कार्ड दिया। अनन्या ने कार्ड को खोला और पढ़ा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार किसी के प्यार को इतने करीब से महसूस किया। उसने आरव से कहा, तुम अलग हो आरव, तुम जैसे लड़के मैंने पहले कभी नहीं देखे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, असली प्यार वही होता है जो दिल से दिल तक जाता है, और स्टेटस से नहीं। उस रात अनन्या का दिल आरव के लिए धड़कने लगा। उसने अपने घमंड को एक तरफ रखकर आरव से अपने प्यार का इजहार कर दिया। आरव, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। आरव भी अनन्या से प्यार करने लगा था, लेकिन उसने अभी भी अपनी असलियत छुपाए रखी। उसने अनन्या को गले लगाया और कहा, अनन्या, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन हमें एक दूसरे को और समझने की जरूरत है। दोनों के प्यार की खबर कॉलेज में आग की तरह फैल गई। मायरा, अनन्या की छोटी बहन, को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अनन्या से कहा,
दीदी, ये साइकिल वाला लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे शादी करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? लेकिन अनन्या ने किसी की बात नहीं मानी। उसने आरव से शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि अनन्या का घमंड अभी भी पूरी तरह से गया नहीं था। उसने आरव से कहा, तुम मेरे घर जमाई बनकर रहोगे, मेरे घर में रहना होगा और मेरी बात माननी होगी। आरव ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक प्लान था। वह अनन्या के घमंड को तोड़ना चाहता था और इसके लिए उसे सही वक्त का इंतजार था। शादी के बाद आरव खुराना पैलेस में घर जमाई बनकर रहने लगा। खुराना पैलेस एक शाही महल की तरह था, लेकिन इस घर का माहौल ठंडा और औपचारिक था। अनन्या की मां कविता खुराना आरव की असलियत से वाकिफ थीं, लेकिन उन्होंने अनन्या को कुछ नहीं बताया। अनन्या और मायरा दोनों आरव को नौकर जैसा ट्रीट करती थीं। अनन्या सुबह सुबह आरव से कहती, आरव, मेरे लिए कॉफी बनाओ, और हाँ, आज घर की साफ सफाई भी कर देना। तुम घर जमाई हो तो ये सब तुम्हारा काम है। मायरा भी पीछे नहीं रहती थी। वह आरव को ताने मारती, देखो दीदी ने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया है, नहीं तो तुम जैसे लोग तो सड़क पर ही रहते। आरव चुपचाप सब करता, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वह सोचता, अनन्या, एक दिन तुम्हें अपने घमंड का एहसास होगा। वह अपने काम में व्यस्त रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। एक दिन अनन्या के पिता राकेश खुराना की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे खुराना परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। अनन्या टूट गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खुराना कॉरपोरेशन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वह कंपनी की सीईओ बन गई और इसके साथ उसका घमंड और बढ़ गया। अनन्या अब दिन रात कंपनी के काम में डूबी रहती थी। वह आरव को और अधिक अपमानित करने लगी। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने आरव को बुलाया और कहा, ये देखो मेरा घर जमाई, ये मेरी हर बात मानता है, इसका कोई स्टेटस नहीं है, बस मेरी वजह से यहां है। आरव ने यह सुन लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक टीस उठी, लेकिन उसने सोचा, अभी वक्त नहीं आया। अनन्या। खुराना पैलेस में दिन ब दिन माहौल और तनावपूर्ण होता जा रहा था। अनन्या खुराना, अब खुराना कॉरपोरेशन की सीईओ, अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी को संभालने में पूरी तरह डूबी हुई थी। वह सुबह से देर रात तक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और बिजनेस डील्स में व्यस्त रहती, लेकिन इस व्यस्तता ने उसके घमंड को और बढ़ा दिया था। वह अब पहले से भी ज्यादा अहंकारी हो गई थी और उसका यह रवैया सबसे ज्यादा आरव सिंघानिया पर भारी पड़ रहा था। आरव वो जो खुराना पैलेस में घर जमाई के रूप में रह रहा था, अब भी अपनी असलियत छुपाए हुए था। वह चुपचाप अनन्या और उसकी छोटी बहन मायरा के ताने सहता। मायरा हर मौके पर आरव को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन जब आरव रसोई में अनन्या के लिए कॉफी बना रहा था, मायरा ने हंसते हुए कहा, देखो दीदी, तुम्हारा नौकर कितनी अच्छी कॉफी बनाता है, इसे तो किसी ढाबे पर काम करना चाहिए था। अनन्या ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मायरा, लेकिन मैंने इसे मौका दिया है ना, मेरी वजह से ये यहां है। आरव ने यह सब सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े मौके का इंतजार कर रहा हो। वह सोचता, अनन्या, तुम्हारा यह घमंड एक दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी गलती समझो। इसी बीच एक नया शख्स अनन्या की जिंदगी में दाखिल हुआ, करण वर्मा। करण एक महत्वाकांक्षी और चालाक बिजनेसमैन था, जो खुराना कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ी डील पर काम कर रहा था। वह अनन्या की खूबसूरती और स्टेटस से आकर्षित था, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। कर्ण ने अनन्या को प्रभावित करने की ठान ली। उसने अनन्या को महंगे गिफ्ट्स दिए, डायमंड नेकलेस, डिजाइनर बैग्स, और यहां तक कि एक लग्जरी वॉच जो उसने स्विट्जरलैंड से मंगवाया था। एक दिन करण ने अनन्या को एक ग्रैंड डिनर पर आमंत्रित किया। मुंबई के सबसे महंगे रेस्तरां में समुद्र के किनारे बने एक टेबल पर करण ने अनन्या से कहा, अनन्या, तुम जैसी लड़की को एक घर जमाई के साथ नहीं रहना चाहिए। तुम एक रानी हो और तुम्हें एक राजा चाहिए। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं जो तुम डिजर्व करती हो। अनन्या के मन में कर्ण की बातें घर करने लगी। वह सोचने लगी, शायद कर्ण सही है। आरव तो बस एक साधारण सा लड़का है, वह मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। लेकिन उसके दिल में आरव के लिए अभी भी प्यार था। वह इस उलझन में फंस गई थी कि वह अपने घमंड को चुने या अपने प्यार को। साजिश रची।
उसने खुराना कॉरपोरेशन की एक बड़ी डील को जानबूझकर कैंसिल करवा दिया। यह डील कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके बिना कंपनी को भारी नुकसान होने का खतरा था। जब अनन्या को इस डील के कैंसिल होने की खबर मिली, वह परेशान हो गई। उसने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कहा, इम्पा मैंने कोई तरीकी द अनन्या, मैं इस डील को वापस ला सकता हूं, मेरे पास कनेक्शंस हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें आरव को छोड़ना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। अनन्या के मन में एक डर पैदा हो गया। वह कंपनी को बचाना चाहती थी, लेकिन आरव को छोड़ने का विचार उसे अंदर तक हिला रहा था। आला साता, उसने घर लौटकर आरव से गुस्से में कहा, तुमने मेरी जिंदगी में क्या दिया है? मेरी कंपनी डूब रही है और तुम बस घर में कॉफी बनाते हो। करण मुझे बचा सकता है, तुम नहीं। आरव के दिल में एक तेज दर्द उठा, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, अनन्या, तुम जो सही समझती हो वही करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन आरव के मन में एक प्लान था। वह अब अपने राज को खोलने का फैसला कर चुका था। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है अनन्या, तुम्हें मेरी असलियत जानने का समय हो गया है। खुराना कॉरपोरेशन के बोर्ड रूम में तनाव का माहौल था। शेयर होल्डर्स गुस्से में थे। डील के कैंसिल होने से कंपनी के शेयरों की कीमत तेजी से गिर रही थी। बोर्ड मेंबर्स ने अनन्या पर दबाव डाला, अनन्या, अगर ये डील नहीं हुई तो हम कंपनी बंद कर देंगे। तुम्हारी गलतियों की वजह से हमारा पैसा डूब रहा है। अनन्या की आंखें नम थीं। वह अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कर्ण को फोन किया और मदद मांगी। कर्ण ने ठंडे लहजे में कहा, अनन्या, मैंने तुम्हें अपनी शर्त बता दी थी। अगर तुम आरव को डिवोर्स देती हो तो मैं डील को वापस ला सकता हूं। अनन्या ने फोन रखा और अपने आंसुओं को पोंछा। वह सोच रही थी कि क्या वह अपने प्यार को कुर्बान कर दे। तभी बोर्डरूम का दरवाजा खुला और एक काले सूट में सजा हुआ शख्स अंदर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या ने उसे देखा और गुस्से में चिल्लाई, आरव, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारी जगह नहीं है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, अब वक्त आ गया है कि तुम मेरी असलियत जान लो। उसने बोर्ड मेंबर्स की ओर देखा और शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मैं आरव सिंघानिया हूं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ। यह कंपनी मैं बचाऊंगा। बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, सिंघानिया इंडस्ट्रीज? तुम वो आरव सिंघानिया हो? आरव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ अनन्या, मैं वही आरव सिंघानिया हूं जिसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। मैंने अपनी असलियत छुपाई थी क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि लोग मुझे मेरे पैसे और रुतबे के बिना कैसे देखते हैं। उसने अपने फोन से एक कॉल किया और कुछ ही मिनटों में डील को वापस लाने की बात पक्की कर दी। बोर्ड मेंबर्स हैरान थे। एक शेयर होल्डर ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, अगर हमें पता होता कि आप यहां हैं तो हम कभी इतने परेशान नहीं होते। आरव ने अनन्या की ओर देखा और कहा, अनन्या, मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा। तुम्हारे घमंड ने हमारे प्यार को चोट दी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह बोर्ड रूम से बाहर निकली और गलियारे में अकेले बैठकर रोने लगी। उसने सोचा, मैंने आरव को गलत समझा। मैं अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने उसके प्यार को नहीं देखा। कर्ण की साजिश भी सामने आ गई। बोर्ड रूम में मौजूद एक मेंबर ने बताया कि कर्ण ने जानबूझकर डील कैंसिल करवाई थी ताकि वह अनन्या को ब्लैकमेल कर सके। कर्ण को बोर्ड रूम में बुलाया गया और उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। उसने अनन्या से माफी मांगी, था, लेकिन अनन्या ने उसे साफ मना कर दिया। तुमने मेरे साथ धोखा किया कर्ण, तुम मेरे लिए अब कुछ भी नहीं हो। कुछ दिन बाद खुराना पैलेस में एक नया माहौल था। अनन्या ने आरव से दिल से माफी मांगी। उसने कहा, आरव, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। आरव ने अनन्या को गले लगाया और कहा, अनन्या, प्यार घमंड से नहीं, दिल से होता है। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूं। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों ने मिलकर खुराना कॉरपोरेशन और सिंघानिया इंडस्ट्रीज को एक साथ चलाने का फैसला किया। अनन्या ने अपने घमंड को पूरी तरह छोड़ दिया और आरव के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाया। मायरा भी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने आरव से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा जीजू, तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। कुछ समय बाद अनन्या ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इशिता रखा। इशिता बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उसकी मुस्कान पूरे खुराना पैलेस को रोशन कर देती थी। अनन्या, आरव और कविता खुराना, अनन्या की मां,
सभी मिलकर इशिता का ध्यान रखते थे। कविता खुराना, जो हमेशा आरव की असलियत जानती थीं, अब खुलकर उसकी तारीफ करती थीं। खुराना पैलेस में खुशियों का माहौल था। आरव और अनन्या दोनों अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से चला रहे थे। सिंघानिया इंडस्ट्रीज और खुराना कॉरपोरेशन ने मिलकर कई नई परियोजनाएं शुरू की और उनकी कंपनियां नई ऊंचाइयों को छू रही थीं। इशिता का ध्यान रखने में कविता खुराना पूरी तरह से समर्पित थी। वह इशिता को कहानियां सुनाती, उसे पार्क में ले जाती, और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। लेकिन इस खुशहाल जिंदगी के बीच एक तूफान का इशारा था। एक दिन जब आरव और अनन्या अपने ऑफिस में एक नई डील पर चर्चा कर रहे थे, उनके पास एक गुमनाम पत्र आया। पत्र में लिखा था, तुम्हारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। एक तूफान आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट कर देगा। अनन्या ने पत्र पढ़ा और डर गई। उसने आरव से कहा, यह क्या है आरव? क्या कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? आरव ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और शांत स्वर में कहा, अनन्या, डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हो, हम इसका सामना करेंगे। हमारी ताकत हमारा प्यार है और कोई तूफान इसे नहीं हिला सकता। लेकिन उनके मन में एक सवाल उठ रहा था, यह तूफान क्या होगा? क्या यह करण वर्मा की कोई नई साजिश थी या कोई और खतरा था जो उनकी खुशहाल जिंदगी को नष्ट करने वाला था? खुराना पैलेस में खुशियों का माहौल था। आरव सिंघानिया और अनन्या खुराना ने अपने अतीत की गलतियों से सीख लिया था। अनन्या का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था और वह आरव के साथ एक सच्चा और प्यार भरा रिश्ता जी रही थी। उनकी बेटी इशिता अब 1 साल की हो चुकी थी। उसकी किलकारियां और मासूम हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। कविता खुराना, अनन्या की मां, इशिता की देखभाल में पूरी तरह समर्पित थीं। वह सुबह सुबह इशिता को बगीचे में ले जाती, उसे फूल दिखाती और रात को उसे लोरियां सुनाकर सुलाती। आरव और अनन्या अपने बिजनेस को मिलकर चला रहे थे। सिंघानिया इंडस्ट्रीज और खुराना कॉरपोरेशन ने एक नया संयुक्त उद्यम शुरू किया था जो सस्ते और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर केंद्रित था। इस प्रोजेक्ट ने न केवल उनकी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि समाज में उनकी छवि को भी बेहतर किया। आरव की सादगी और अनन्या की मेहनत ने उन्हें बिजनेस जगत में एक आदर्श जोड़ी बना दिया था। लेकिन उस गुमनाम पत्र ने उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। तुम्हारी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। एक तूफान आने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी को उलट पुलट कर देगा। अनन्या हर रात इस पत्र के बारे में सोचती और बेचैन हो जाती। वह आरव से कहती, आरव, मुझे डर लगता है। क्या यह करण वर्मा की कोई नई चाल है? आरव उसे गले लगाकर शांत करता, अनन्या, डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। यह तूफान चाहे जो भी हो, हम इसका सामना करेंगे। लेकिन आरव के मन में भी एक हल्की सी बेचैनी थी। वह जानता था कि उनकी सफलता और खुशी से कई लोग जलते थे। क्या यह कोई पुराना दुश्मन था या कोई नया खतरा? एक रात जब मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी, खुराना पैलेस की घंटी बजी। रात के 11 बज रहे थे और बाहर अंधेरा और तूफान अपने चरम पर था। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट से पूरा घर थर्रा रहा था। अनन्या इशिता को सुलाने की कोशिश कर रही थी और आरव अपने स्टडी रूम में कुछ कागजात देख रहा था। घर का नौकर रामू दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा हैंडसम शख्स खड़ा था। उसने काला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा बारिश के पानी से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक शातिर चमक थी जो रामू को देखकर और तेज हो गई। मुझे आरव सिंघानिया से मिलना है, उसने ठंडी गहरी आवाज में कहा। रामू ने उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और आरव को बुलाने गया। अनन्या, जो इशिता को सुलाकर नीचे आई थी, ने उस अजनबी को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने आरव से कहा, यह कौन है आरव? इतनी रात को हमारे घर कोई अनजान शख्स क्या करने आया है? आरव ड्राइंग रूम में पहुंचा और उस शख्स को देखकर एक पल के लिए रुक गया। उसने शांत स्वर में पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्यों आए हैं? वह शख्स हंसा और उसकी हंसी में एक ठंडक थी। आरव सिंघानिया, तुम्हें मुझे नहीं पहचानना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरा नाम रुद्र है, रुद्र सिंह, और मैं यहां अपने हक के लिए आया हूं। अनन्या और आरव एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र सिंह? अनन्या ने कांपते स्वर में पूछा, आपका मतलब क्या है? आपका हक? रुद्र ने अपनी जेब से एक पुराना फटा हुआ पत्र निकाला
और उसे टेबल पर रख दिया। ये पत्र मेरे पिता रविंदर सिंघानिया का है। इसमें साफ लिखा है कि मैं उनका सगा बेटा हूं और तुम आरव तो आओ कुशाओ, तुम सिर्फ उनके गोद लिए हुए बेटे हो। सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर मेरा हक है और मैं उसे लेने आया हूं। आरव ने पत्र को उठाया और उसे पढ़ने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पत्र में लिखा था कि रविंदर सिंघानिया ने आरव को गोद लिया था और उनका असली बेटा रुद्र कई साल पहले परिवार से अलग हो गया था। रविंदर ने रुद्र को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मिला। पत्र में यह भी लिखा था कि अगर रुद्र कभी लौटे तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का आधा हिस्सा उसका हक होगा। अनन्या ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है, तुम कोई धोखेबाज हो। आरव ही सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक है, तुम यहां से चले जाओ। रुद्र ने फिर हंसते हुए कहा, अनन्या, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैं रुद्र सिंह हूं और मैंने सालों तक इंतजार किया है। अब मैं वापस आया हूं और मैं अपना हक लेकर रहूंगा। आरव ने शांत स्वर में कहा, रुद्र, अगर तुम सचमुच मेरे पिता के बेटे हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन यह हक और हिस्से की बातें कोर्ट में तय होंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि तुम वही हो जो तुम कह रहे हो। रुद्र ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और कहा, ठीक है आरव, मैं कोर्ट में मिलूंगा, लेकिन यह याद रखना, यह तूफान अभी शुरू हुआ है। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और बारिश में गायब हो गया। रुद्र के जाने के बाद खुराना पैलेस में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा, आरव, यह सब क्या था? क्या वो सच कह रहा है? क्या तुम सचमुच गोद लिए हुए हो? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, मुझे नहीं पता। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं गोद लिया हुआ हूं, लेकिन अगर यह सच है तो मैं इसका सामना करूंगा। मैंने हमेशा सच्चाई और मेहनत से जीत हासिल की है और इस बार भी वही करूंगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो, हम इस तूफान का सामना करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में आरव और अनन्या ने रुद्र के दावों की जांच शुरू की। उन्होंने वकीलों की एक टीम बनाई और रविंदर सिंघानिया के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि रुद्र सचमुच रविंदर का बेटा था, लेकिन वह सालों पहले परिवार से बगावत करके चला गया था। रविंदर ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन रुद्र ने कभी संपर्क नहीं किया। रुद्र ने कोर्ट में केस दायर कर दिया, जिसमें उसने सिंघानिया इंडस्ट्रीज के आधे हिस्से की मांग की। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई और यह मामला मीडिया में सुर्खियां बन गया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज का वारिस आम वारिस, सगा बेटा या गोद लिया बेटा, हर अखबार और न्यूज चैनल इस कहानी को कवर कर रहा था। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने वकीलों के साथ मिलकर रुद्र के दावों का जवाब तैयार किया। उसने कोर्ट में कहा, मैंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज को अपनी मेहनत और लगन से यहां तक पहुंचाया है। अगर रुद्र मेरा भाई है तो मैं उसे परिवार में शामिल करने को तैयार हूं, लेकिन कंपनी का हक सिर्फ कागजों से नहीं, मेहनत से तय होता है। अनन्या ने भी आरव का पूरा साथ दिया। उसने खुराना कॉरपोरेशन की ताकत का इस्तेमाल करके रुद्र के खिलाफ सबूत जुटाए। पता चला कि रुद्र ने पिछले कुछ सालों में कई गैर कानूनी कारोबार किए थे और वह सिंघानिया इंडस्ट्रीज को सिर्फ पैसों के लिए हड़पना चाहता था। कोर्ट की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। रुद्र को सिंघानिया इंडस्ट्रीज का कोई हिस्सा नहीं मिला क्योंकि उसने कभी कंपनी के लिए कोई योगदान नहीं दिया था। लेकिन आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने रुद्र को परिवार में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, रुद्र, अगर तुम मेरे पिता के बेटे हो तो तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। हमारे परिवार में वापस आ जाओ और हम मिलकर काम करेंगे। रुद्र ने पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आशा कमाने में पाम हरारत दिया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती मानी। वह खुराना पैलेस में आरव और अनन्या से मिलने आया और माफी मांगी। उसने कहा, मैंने लालच में आकर गलत किया, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। आरव और अनन्या ने उसे माफ कर दिया और रुद्र को सिंघानिया इंडस्ट्रीज में एक छोटी सी भूमिका दी गई। धीरे धीरे वह परिवार का हिस्सा बनने लगा। इशिता की किलकारियों ने रुद्र के कठोर दिल को भी पिघला दिया और वह एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लगा। कहानी का अंत एक खुशहाल नोट पर हुआ। खुराना पैलेस में एक बार फिर हंसी और प्यार का माहौल था। आरव और अनन्या ने अपनी बेटी इशिता के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने सीख लिया था कि प्यार और विश्वास ही असली ताकत है।
लेकिन उनके मन में नजरिए में एक सवाल अभी भी था, क्या कोई और तूफान उनकी जिंदगी में आएगा, या क्या यह उनकी खुशियों की शुरुआत थी। कुछ समय बाद एक रात के अंधेरे में जब खुराना पैलेस सो रहा था, एक और गुमनाम पत्र उनके दरवाजे पर मिला। इसमें लिखा था, रुद्र सिर्फ शुरुआत था, असली तूफान अभी बाकी है। दोस्तों, अब आपको इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी कि आखिर यह रुद्र कौन है और क्या यह अर्जुन को हरा पाएगा या फिर नहीं हरा पाएगा, और किस तरीके से इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो अगर आप लोग अगले यह एपिसोड को देखना चाहते हो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होगा, काफी ज्यादा ट्विस्ट होगा, अगर आप उसे एपिसोड को देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के कमेंट जरूर करना नेक्स्ट एपिसोड लिख करके, ताकि मैं अगले एपिसोड को बनाने के लिए काफी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी लेकर के आऊं। तो अगला एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही दमदार होगा। अगले एपिसोड के लिए आप लोग जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।